हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 10 के लिए प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2021-22 वाला जो मॉडल पेपर यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया था, उसके हल के साथ यहाँ पे हम आ चुके हैं। और खंड का हमने भौतिक विज्ञान वाला बता दिया था। आज खंड खा की बारी है। देखो भैया, खंड खा की शुरुआत यहाँ से होती है, प्रश्न संख्या 5 से, जहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। पहला बहुविकल्पी प्रश्न जो है यहाँ पे दिया गया है Zn+Cu चेंज इनटू, यहाँ पे तीर बना होना चाहिए था, बट जो भी है ठीक है। Zn+Cu यानी कि कॉपर को जिंक क्या है, प्रतिस्थापित कर दे रहा, हटा दे रहा है। रासायनिक अपक्रिया किस प्रकार की है? संयोजन है, जुड़ तो नहीं रहा है भैया। विस्थापन है, हाँ जी विस्थापन है, विस्थापित कर दे रहा है। द्विविस्थापन है, द्विविस्थापन तो नहीं है, ये इसके किसी यौगिक से इसे विस्थापित नहीं कर रहा, द्विविस्थापन नहीं है। वियोजन, अलग होने वाला काम नहीं है। तो यहाँ पे ये केवल और केवल ये दूसरा वाला विकल्प विस्थापन वाली प्रक्रिया है। ठीक है जी। पेपर में आपको गोचना नहीं है, वही आदत हमारी बनी है, इसी वजह से हम पेपर में इतना निशान नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो विस्थापन अभिक्रिया है, ये दूसरा वाला विकल्प आपको सही करना होगा। अब जो दूसरा प्रश्न है वो देखते हैं। इसमें कहा गया है कि जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? जल की कठोरता का मतलब क्या है? जल कठोर भी होता है और मृद भी होता है। मतलब कठोर का मतलब आप कह सकते हो खारा होता है या उसमें अशुद्धियाँ घुली हुई होती हैं। उसको हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा, खाना बनाने वाला सोडा नहीं। धावन सोडा, हाँ धावन सोडा का प्रयोग किया जाता है भैया। धावन सोडा यानी कि कपड़ा धोने वाला जो साबुन होता है, जब पानी में मिला देते हैं तो धावन सोडा ही कठोर जल के साथ भी झाग देता है, यानी उसकी कठोरता को पहले दूर करता है तो उसके साथ झाग देता है। पिरंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस ये सब काम नहीं आते हैं, धावन सोडा काम में आता है, क्योंकि ये कठोर पानी में भी कपड़े धोने के काम में आ जाता है। तो ये आपका दूसरा वाला विकल्प इसमें सही हो गया। अब यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक में OH आयन एक क्रियात्मक समूह के रूप में उपस्थित है। अब OH मतलब क्या होता है भैया? OH का मतलब होता है एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल, और इसमें पीछे आल जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है? आल जुड़ा होता है। मतलब OH का मतलब होता है एल्कोहल, पीछे आल जोड़ा जाता है। आल किसके साथ जुड़ा है? केवल ब्यूटेनॉल के साथ आल जुड़ा है, इस वजह से आपका ये दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा, ब्यूटेनॉल। सो दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है छठवें का क शुरू हो जाता है। देखने को क्या मिलता है, कहा जा रहा है कि रेडॉक्स अपक्रिया से क्या अभिप्राय है, रासायनिक अपक्रिया का उदाहरण दे करके समझाइए। 2 नंबर का प्रश्न है, तो कैसे लिखा जाएगा? तो इस रेडॉक्स अपक्रिया के बारे में आपको पता है, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा हो, ऐसे अपक्रिया को रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। तो यही वहाँ सेम चीज़ें लिख कर रखी हैं। अब देखिए, जो लोहे में जंग लगता है तो Fe ले लिया, O2 ले लिया, और जब पानी उपस्थित है, ये देखो पानी की उपस्थिति में पानी उपस्थित है तो Fe2O3 बन जाता है, यानी कि ये जंग लग गया। अब ऐसे में Fe के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ठीक है, तो इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। और ये ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन के साथ में ऋण विद्युतीय तत्व, ऑक्सीजन खुद ऋण विद्युतीय तत्व है, उसके साथ धन विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है, जो कि एक लोहा जो है धातु है, वो धन विद्युतीय तत्व होता है, तो वो उसके साथ जुड़ रहा है। तो ऐसे में यहाँ पे ऑक्सीजन का अपचयन हो रहा है, तो दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ हो रही, तो ये एक रेडॉक्स अपक्रिया है। इस क्वेश्चन को ऐसे ही लिखना है। दूसरे वाला क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि बेकिंग सोडा बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए, और एक एक नंबर मिलेंगे, टोटल 2। यहाँ पे देखेंगे क्या किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट विलयन को, जली विलय ले रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट विलयन को CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाई कार्बोनेट बनता है। इस अपक्रिया में सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है, जिसे छानकर अलग कर लेते हैं। तो सोडियम बाई कार्बोनेट का क्या है? सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। Na2CO3 प्लस CO2, यहाँ पे CO2 प्रवाहित कर रहे हैं। H2O, ये पानी का घोल ही बनाया जाता है, H2O भी होता है। तो ऐसे में NaHCO3 2NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी यही अपना हो गया खाने वाला सोडा। ठीक है, तो ये प्राप्त होता है, और इसका जो उपयोग है खानों में किया जाता, मतलब खाने के रूप में उपयोग करते हैं, और चर्म उद्योग में, चमड़े के उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है।
तो ये प्रश्न तो हो गया। अगला देख लेते हैं। तो परमाणु त्रिज्या क्या लिखा भी है। आधुनिक आवर्त नियम क्या है। आधुनिक आवर्त नियम क्या है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ये आपका भी देख लेते हैं। अच्छा, आगे वाला देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा है कि आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर उसकी परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है। तो दोनों का उत्तर एक साथ दे रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण जो होते हैं परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, यानी परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं। और ये नियम मोजले ने दिया था। अब आधुनिक आवर्त सारणी में जो परमाणु त्रिज्या होती है वो बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। ये प्रश्न रहेंगे। और आगे जो आ जाता है आईपीएससी नाम वाला प्रश्न आ जाता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसका आईपीएससी नाम लिखिए। दो लोग दिए गए हैं, दोनों का आईपीएससी नाम आइए देखते हैं। देखिए दोनों को हमने लिख लिया है और यहाँ पे इनका नाम भी लिख लिया है। कार्बन की संख्या गिनते हैं, इधर से 1 2 3 4 5। हम 4 5 इधर भी लिख सकते थे, 4 और 5 इधर भी लिख सकते थे। कुल मिला के दो जगह पे ये जो मेथिल वाला क्रियात्मक समूह है वो बचता। और इधर से गिनती करना ज़रूरी इसलिए था ताकि ये क्रियात्मक समूह पहले मिले। तो यहाँ पे 4 4 ये जो है चौथे नंबर पे मिला, 2 बार मिला है, इसलिए 4 4 डाई मतलब 2 बार है मेथिल। तो 4 4 डाई मेथिल हो गया और पेंटोनोइक अम्ल हो गया। यहाँ पे COOH जुड़ा है तो ये पेंटोनोइक ओइक अम्ल हो जाएगा। 1 2 3 4 5 है तो 5 नंबर पे पेंट होता है तो पेंटेनोइक अम्ल हो गया। दूसरा वाला जो दिया गया था इसमें देखेंगे भैया CH3 CH2 CH क्लोरीन इधर जुड़ गया है, CH2OH जुड़ गया, यहाँ पे OH जुड़ गया है। बाकी कार्बन की संख्या की गिनती करते हैं तो 1 2 3 4 हो गया है। दूसरे नंबर पे क्लोरो जुड़ा है तो इसलिए 2 क्लोरो और ब्यूटेनॉल 4 नंबर है तो ब्यूटेनॉल, 4 कार्बन है तो ब्यूटेनॉल, क्योंकि एल्कोहल भी जुड़ा है ब्यूटेनॉल, OH जुड़ा है तो ब्यूटेनॉल होगा ही। तो अगला जो प्रश्न देखते हैं वो ख नंबर प्रश्न है। कहा जा रहा है संक्षारण क्या है और धातुओं के संक्षारण को रोकने के लिए 2 विधियाँ लिखनी है। तो कोई भी 2 विधि बता देनी होगी, लेकिन पहले तो संक्षारण देख लेते हैं क्या होता है। तो अगर हम संक्षारण को देखें तो हमको क्या पता चलता है कि वायु अथवा रासायनिक पदार्थों जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड SO2 हो गया, NO2 हो गया, इन सब की उपस्थिति में द्वारा धातुओं का धीरे धीरे क्षय होना ही संक्षारण है। उनका नष्ट होना, उसमें मूर्छा लगना ही संक्षारण है। लोहे में जंग लगना एक प्रकार का संक्षारण प्रक्रिया है। और इसको बचाने के उपाय क्या हैं। धातु की सतह पर पेंट लगा दीजिए, धातु की सतह पर ग्रीस या तेल की परत लगा दीजिए, या फिर एक धातु पर दूसरी धातु को चढ़ा दीजिए। तो आपको 2 ही लिखना है, तो इसमें से कोई भी 2 लिख देंगे, काम हो जाएगा। तो दोस्तों जो अगला प्रश्न आ जाते हैं 8वें के प्रश्न में, जो 8वां प्रश्न है वो टोटल 7 नंबर का भी है। या तो आपको ऊपर वाला करना है या तो अथवा वाला सेक्शन में जो दिया गया वो करना है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं पहले प्रश्न के साथ में। देखिए भैया इन पर टिप्पणी लिखना है। पहला तो है कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब प्रतिस्थापन क्रिया में क्या देखो भैया, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है। तो इसमें पढ़ेंगे जब किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणुओं को एक एक करके क्लोरीन के परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित या हटाते हैं तो इसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CH4 मीथेन है और Cl2 क्लोरीन गैस है। अब सूर्य की उपस्थिति में क्या होगा, इसका एक Cl2 टूट जाएगा, Cl2 में 2 क्लोरीन है, एक टूट करके इसके एक हाइड्रोजन को हटा देगा। इसका हाइड्रोजन Cl के साथ मिल करके एक ही जो बचा है उसके साथ HCl बना लेगा, बाकी क्लोरीन वहाँ पे जुड़ जाएगा। अब वही वाली क्लोरीन जो इसमें मौजूद है एक बोतल में रखकर ये प्रक्रिया कराई जा रही है, तो अगली वाली जो क्लोरीन होगी क्या करेगी, इसके साथ प्रक्रिया करेगी और इसके साथ एक क्लोरीन निकल के इसके हाइड्रोजन को हटा के वहाँ पे बैठ जाएगी। तो यहाँ पे देखो ये कार्बन है, एक हाइड्रोजन इधर है, एक क्लोरीन दूसरी क्लोरीन लग गई है और इसके में से जो हाइड्रोजन निकला दूसरी बची हुई क्लोरीन के साथ लगकर HCl बना दिया। और अगली बार क्या होगा, फिर से ये क्लोरीन इसको हटाएगा फिर इसको हटाएगा, ऐसे करके पूरे तरीके से हटा देगा। इसी प्रक्रिया को प्रतिस्थापन प्रक्रिया कहते हैं।
इसी प्रकार आगे भी क्लोरीन से अपक्रिया होती है और तथा CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनता है। तो ये रहा प्रतिस्थापन अपक्रिया। और अगला जो प्रश्न आ जाता है वो है साबुन की सफाई प्रक्रिया पर टिप्पणी देना है। तो जो साबुन वाला ये प्रश्न है शुरुआत यहाँ से होता है। तो भैया मृदु साबुन पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए, या फिर कुल मिला के यहाँ पे सफाई प्रक्रिया के बारे में बात करनी है। तो कठोर साबुन मृदु साबुन कौन होता है इसको लिखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, हमको केवल सफाई प्रक्रिया पर ध्यान देना है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस पूरी कहानी को सुन लेना है, वही कहानी दोहरा देना है एग्ज़ाम में। तो साबुन की सफाई प्रक्रिया, साबुन के अणु के दो भिन्न भाग होते हैं। एक भाग हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का होता है जो अध्रुवीय नॉन पोलर होता है तथा तेल या वसा में विलय होता है, तथा दूसरा या कार्बोक्सिलिक आयन होता है जो ध्रुवीय यानी कि पोलर तथा जल में विलय होता है। उदाहरणतः एक साबुन सोडियम के दो भाग होते हैं। जो भी साबुन होता है उसके दो भाग होते हैं, साबुन सोडियम के दो भाग होते हैं। जब साबुन को जल में डाला जाता है तो साबुन के अणु जल के बाह्य तल पर एक अणु मोटी सी परत बना लेते हैं कि उनका कार्बोक्सिलिक समूह जल के भीतर समाया रहता है तथा हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जल के तल के ऊपर हाइड्रोकार्बन की परत बना लेते हैं। तो जो हाइड्रोकार्बन की परत है वो ऊपर बनती है, बाकी हिस्सा नीचे चला गया होता है। दोनों चित्रों को देखेंगे, जल के ऊपरी तल पर साबुन की आणविक परत दिखाई दे रही है और हाइड्रोकार्बन श्रृंखला यहाँ पे कार्बन 17 H35 और कार्बोक्सिलेट समूह COO+ और Na- इसमें उपस्थित होता है। तेल की सूक्ष्म बूंद में हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं संयुक्त हो जाती हैं, उसके साथ मिल जाती हैं। और आगे देखेंगे तो इस चित्र के अनुसार क्या क्या कुछ हो रहा है। जब हम किसी मैले कपड़े को साबुन के विलयन में डुबाया जाता है तो कपड़े धूल धुआं जैसे आदि के सूक्ष्म कणों से युक्त तेल वसा के कणों को अपने में घोल लेते हैं। इस क्रिया में मैल मुक्त तेल की बूंद एक गोले के रूप में होती है जिससे तेल में विलय हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं फंसी रहती हैं तथा जल में विलय कार्बोक्सिलेट आयन इस बूंद के पृष्ठ के चारों ओर एक जल स्नेही परत बना लेते हैं। चित्र 2 वाले की बात हो रही है। अब से इससे तेल की सूक्ष्म बूंदों का यह समूह मिशेल जल में घुलकर अपने साथ कपड़ों से अलग होकर बह जाता है। यदि जल में साबुन न घुला हो तो मैल युक्त तैलीय बूंदें जलरोधी होने के कारण कपड़ों से ही चिपकी रहती हैं तथा जल में नहीं घुलती हैं। ऐसा पाया जाता है कि साबुन के अणु जल के बाह्य पृष्ठ पर ही एकत्रित होने के कारण उसके पृष्ठ तनाव को घटा देते हैं जिससे जल में झाग यानी सूक्ष्म बूंदों के समूह जो बनता है, सूक्ष्म बूंदों का समूह बनता है। पृष्ठ तनाव कम हो जाने के कारण जल युक्त साबुन के झाग कपड़ों के तंतुओं के भीतर आसानी से प्रवेश कर लेते हैं। तेल या वसा का कुलाड़ी विलयन बना लेते हैं। जल में घुली हुई मैल युक्त ये तेल बूंदें जल के साथ बाहर कपड़े से निकल जाती हैं। अगला जो डालना है हेडिंग या फिर टिप्पणी लिखना है वो समझाती श्रेणी पर है। तो समझाती श्रेणी भी एक महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा बार एग्ज़ाम में आया है। भैया समझाती श्रेणी का मतलब क्या हो गया? जब समान क्रियात्मक समूह समान क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों को उनके अणुभार के बढ़ते या घटते क्रम में रखा जाता है तो इस श्रेणी को समझाती श्रेणी कहते हैं। ठीक है जी। अब समझाती श्रेणी की
विशेषताओं पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। किसी समजाति श्रेणी के सभी यौगिकों को एक ही सामान्य सूत्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, जैसे पैराफिन। ठीक है, कुछ और भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे कि प्रत्येक यौगिक समजाति श्रेणी के अन्य यौगिकों या सजाति कहलाता है और वह अपने से अगले तथा पिछले सदस्य से CH2 के समान अंतर रखता है, यानी कार्बन की संख्या 1, 2 हाइड्रोजनों की संख्या समान रूप से अंतर रखता है। इसके उदाहरण CH4, C2H6, C3H8, तो उसकी समान दूरी ऐसे ही है। तीसरा है, समजाति श्रेणी के सभी यौगिकों को कुछ सामान्य विधियों द्वारा बनाया जा सकता है, मतलब बहुत ही सामान्य विधियों द्वारा बनाया जा सकता है। थोड़ा सा अंतर कर दीजिएगा, अगला वाला बन जाएगा। ठीक है, चौथे की बात कर लेते हैं। चूँकि समजाति श्रेणी के सभी यौगिकों में क्रियात्मक मूलक समान होता है, इसलिए इनके रासायनिक गुण भी समान होते हैं। और अगले बात कर लेते हैं, सजातीय श्रेणी के यौगिकों में अणुभार बढ़ने के साथ अनेक भौतिक गुण जैसे क्वथन गलनांक में क्रमिक परिवर्तन होता है। तो ये समजातीय श्रेणी के पूरा टिप्पणी हो गई। अब अधवाला हिस्से पे आ जाते हैं, इसमें रासायनिक समीकरण लिखना है केवल। तो भैया हमने सभी रासायनिक समीकरण खोज के लिख लिए हैं। तो पहला है कि एथेनॉल सोडियम के साथ अपक्रिया करता है। तो भैया यहाँ पे देखेंगे कि ये सोडियम है, ये एथेनॉल है, C2H5OH। जब दोनों रिएक्शन करते हैं तो C2H5O और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है, ये बनता है। ठीक है, अगला वाला देख लेते हैं। एथिल अल्कोहल को 443 केल्विन ताप पर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। तो एथिल अल्कोहल को भैया दूसरा वाला, तो ये एथिल अल्कोहल है, सांद्र H2SO4 है और 443 केल्विन है। जब इनका रिएक्शन होती है तो C2H4 + H2O प्राप्त होता है। ठीक है, तीसरा है कि मीथेन को वायु में जलाना। मीथेन को जब वायु में जलाते हैं तो क्या होता है भैया, तो मीथेन CH4 है और उसमें O2 लगा दें, यानी कि ऑक्सीजन जब उपस्थित कर देंगे तो उसमें आग लगना लाजमी है। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो नहीं जलेगा। तो मीथेन का दहन कर रहे हैं, यहाँ पे CH4 मीथेन हो गया, O2 ये अपना ऑक्सीजन हो गया, उसके साथ 2 लगा दिया गया है संतुलित करने के लिए। आगे देखते हैं तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन गई है CO2 और H2O प्लस ऊष्मा। तो ये चीज़ें हो गई भैया, ऊष्मा यहाँ पे निकलना ज़रूरी होती है। अब चौथे प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो एथेनोइक अम्ल एथेनॉल के साथ क्रिया करता है। तो चौथा भैया ये एथेनोइक अम्लों के CH3COOH प्लस C2H5OH, ये एथेनॉल हो गया। दोनों अपक्रिया कर रहे हैं शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में 140 डिग्री सेल्सियस पर और बना रहे हैं एथिल एसीटेट, जिसका जो फॉर्मूला रहेगा C2H3COOC2H5 प्लस H2O, यानी कि पानी हो जाएगा। तो ये तो इसका रिएक्शन हो गया। अभी 3 और बाकी हैं, तो ये पांचवा वाला देखने की बारी आ जाएगी। तो इसमें दिया गया है एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है। तो एथेनोइक अम्ल जो होता है वो सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया कैसे करता है वो देखते हैं। तो ये है एथेनोइक अम्ल CH3COOH और यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। अब यहाँ पे रिएक्शन हो गई, तो 2CH3COO हो गया है, CO2 हो गया है और H2O हो गया। तो ये रिएक्शन हो गई पूरी कंप्लीट। और छठवें वाली बात करें तो एथेनोइक अम्ल की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया, तो वही सेम तत्व है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कर रहा है। तो ये रहा CH3COOH प्लस NaOH, ये हो गया इसके साथ, ये दोनों हैं साथ में। अब ये गर्म करने पर जुड़ जाएंगे, CH3COONA प्लस H2O हो जाएगा। और अंतिम वाले की बात कर लेते हैं। तो एथिल अल्कोहल का क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण, तो भैया यहाँ पे है C2H5OH। अब इसका जब ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है, O सिंबल इसी बात को दिखा रहा है, बाकी क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या बन गया, CH3COOH प्लस H2O। तो ये हो गया कंप्लीट भैया। तो
ये लास्ट वाला था और इसी के साथ ये कंप्लीट हो गया। अब खंड गा शुरू करेंगे और ये होगा अगले वीडियो में।